हेलो बच्चों, आज त्रिशंकु का पार्ट 3 ये कहानी है मन्नू भंडारी का। इसके पहले 2 पार्ट हो गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। ओके। छमाही परीक्षाएं पास आ गई थी और मैंने सारा ध्यान पढ़ने में लगा दिया था। सबका आना और गाना बजाना एकदम बंद। इन दिनों मैंने इतनी जमकर पढ़ाई की कि मम्मी का मन प्रसन्न हो गया, शायद कुछ आश्वस्त भी। आखिरी पेपर देने के पश्चात लग रहा था कि एक बोझ था जो हट गया है। मन बेहद हल्का होकर कुछ मस्ती मारने को कर रहा था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कल शेखर और दीपक पिक्चर जा रहे हैं, मैं भी साथ चले जाऊं? आज तक मैं इन लोगों के साथ कभी घूमने नहीं गई थी, पर इतनी पढ़ाई करने के बाद अब इतनी छूट तो मिलनी ही थी। मम्मी एक क्षण मेरा चेहरा देखती रही, फिर बोली, इधर आ, यहाँ बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। मैं जाकर बैठ गई, पर यह न समझ आया कि इसमें बात करने को क्या है। हाँ कहो या ना, लेकिन मम्मी को बात करने का मर्ज जो है, उनकी तो हाँ ना भी 50-60 वाक्यों में लिपटे बिना नहीं निकल सकती। तेरे इम्तिहान ख़त्म हुए, मैं तो खुद पिक्चर का प्रोग्राम बना रही थी। बोल कौन सी पिक्चर देखना चाहती है? क्यों, उन लोगों के साथ जाने में क्या है? मेरे स्वर में इतनी खीज भरी हुई थी कि मम्मी एकटक मेरा चेहरा ही देखती रह गई। तनु, तुझे पूरी छूट दे रखी है बेटे, पर इतना ही तेज चल कि मैं भी साथ तो चल सकूं। तुम साफ कहो ना कि जाने दोगी या नहीं। बेकार की बातें, मैं भी साथ चल सकूं? तुम्हारे साथ चल सकने की बात वाला कहाँ से आ गई? मम्मी ने पीठ सहलाते हुए कहा, साथ तो चलना ही पड़ेगा। कभी औंधे मुँह गिरी तो कोई उठाने वाला भी तो चाहिए ना। मैं समझ गई कि मम्मी नहीं जाने देगी, पर इस तरह प्यार से मना करती है तो झगड़ा भी तो नहीं किया जा सकता। बहस करने का सीधा सा मतलब है कि उनका बघारा हुआ दर्शन सुनो। यानी 50 मिनट की ये क्लास। पर मैं कतई नहीं समझ पाई कि जाने में आखिर हर्ज क्या है। हर बात में न नुकुर। कहा तो कहती थी कि बचपन में यह मत करो, यहाँ मत जाओ, कहकर हमको बहुत डांटा गया था, और खुद अब वही सब कर रही है। देख लिया इनकी बड़ी बड़ी बातों को। मैं उठी और दंदनाती हुई अपने कमरे में आ गई। हाँ, एक वाक्य जरूर थमाई, मम्मी जो चलेगा वह गिरेगा भी, और जो गिरेगा वह उठेगा भी, और खुद ही उठेगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं मेरी बात की उन पर प्रतिक्रिया हुई या उनके अपने मन में ही कुछ जागा कि शाम को उन्होंने खुद शेखर और उसके कमरे पर आए। तीनों चारों लड़कों को बुलवाकर मेरे ही कमरे में मजलिस जमवाई और खूब गरम गरम खाना खिलवाया। कुछ ऐसा रंग जमा कि मेरा दोपहर वाला आक्रोश धुल गया। इम्तिहान खत्म हो गए थे और मौसम सुहाना था। मम्मी का रवैया भी अनुकूल था। सो दोस्ती का स्थगित हुआ सिलसिला फिर शुरू हो गया, और आजकल तो जैसे उसके सिवाय कुछ रह ही नहीं गया था। पर फिर एक झटका। उस दिन मैं अपनी सहेली के घर से लौटी तो मम्मी की सख्त आवाज़ सुनाई दी, तनु इधर आओ तो। आवाज़ से ही लगा कि यह खतरे का सिग्नल है। एक क्षण को मैं सकते में आ गई। पास गई तो चेहरा पहले की तरह सख्त। तुम शेखर के कमरे पर जाती हो? मम्मी ने बंदूक दागी। समझ गई कि पीछे गली में से किसी ने अपना करतब कर दिखाया। कब से जाती हो? मन तो हुआ कि कहूँ, जिसने जाने की खबर दी है उसने बाकी बातें भी बता ही दी होगी, कुछ जोड़ तोड़ कर ही बताया होगा। पर मम्मी जिस तरह भभक रही थी उसमें चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे मुझे मम्मी के इस गुस्से का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 बार यदि मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए शेखर के कमरे पर चली ही गई तो ऐसा क्या गुनाह हो गया। पर मम्मी का हर काम सकारण तो होता नहीं, बस वे तो मूड पर ही चलती हैं। अजीब मुसीबत थी। गुस्से में मम्मी से बात करने का कोई मतलब नहीं, और मेरी चुप्पी मम्मी के गुस्से को और भड़का रही थी। याद नहीं है मैंने शुरू में ही तुम्हें मना करा दिया था कि तुम उनके
कमरे पर कभी नहीं जाओगी? 3-3 घंटे वह यहाँ धूनी रमा कर बैठता है। उसमें जी भरा नहीं तुम्हारा? दुःख, क्रोध और आतंक की परतें उनके चेहरे पर गहरी होती जा रही थी और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे उन्हें सारी स्थिति समझाऊं। वह तो बेचारे सामने वालों ने मुझे बुलाकर आगाह कर दिया। जानती है, यह सर आज तक किसी के सामने झुका नहीं, पर वह मुझसे आँख नहीं उठाई गई। मुँह दिखाने लायक मत रखना हमको कहीं भी। सारी गली में थू-थू हो रही है, नाक कटा कर रख दी। गज़ब! इस बार तो सारा मोहल्ला ही बोलने लगा मम्मी के भीतर से। आश्चर्य है कि जो मम्मी आज तक अपने आस-पास से बिल्कुल कटी हुई थी, जिसका मज़ाक ही उड़ाया करती थी, आज कैसे उसके सुर में सुर मिलाकर बोल रही है। मम्मी का भाषण बदस्तूर चालू, पर मैंने तो अपने कान की स्विच ऑफ कर लिए। जब गुस्सा ठंडा होगा मम्मी अपने में लौट आएगी, तब समझा दूंगी मम्मी, इस छोटी सी बात को तुम नाहक कितना तूल दे रही हो। पर जाने कैसी डोज लेकर आई है इस बार की उनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा और हुआ यह कि अब उनके गुस्से से मुझे गुस्सा चढ़ने लगा। फिर घर में एक अजीब सा तनाव बढ़ गया। इस बार मम्मी ने शायद पापा को भी सब कुछ बता दिया। कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, वे शुरू से ही इस सारे मामले में आउट ही रहे, पर इस बार उनके चेहरे पर भी एक अनकहा सा तनाव दिखाई जरूर दे रहा था। कोई 2 महीने पहले जब इस तरह की घटना हुई थी, तो मैं भीतर तक सहम गई थी। पर इस बार मैंने तय कर लिया है कि इस सारे मामले को मैं मम्मी को यदि नाना बनकर ही व्यवहार करना है, तो मुझे भी फिर मम्मी की तरह ही मोर्चा लेना होगा उनसे। और मैं ज़रूर लूँगी, दिखा तो दूँ कि मैं भी तुम्हारी ही बेटी हूँ और तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चली हूँ। खुद तो लीक से हटकर चली थी। सारी ज़िंदगी इस बात की घुट्टी पिलाती रहीं, पर मैंने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, घसीट कर मुझे अपनी ही खींची लीक पर लाने के दंद-फंद शुरू हो गए। मैंने मन में ढेर-ढेर तर्क सोच डाले कि एक दिन बाकायदा मम्मी से बहस करूँगी, साफ-साफ कहूँगी कि मम्मी इतने ही बंधन लगा कर रखना था, तो शुरू से वैसे पालती। क्यों झूठ-मूठ आज़ादी देने की बातें करती सिखाती रही। पर इस बार मेरा भी मन सुलग कर इस तरह राख हो गया था कि मैं गुमसुम सी अपने ही कमरे में पड़ी रहती। मन बहुत भर आता तो रो लेती। घर में सारे दिन हँसती-खिलाती रहने वाली मैं एकदम चुप होकर अपने में ही सिमट गई थी। हाँ, एक वाक़ई ज़रूर बार-बार दोहरा रही थी, मम्मी तुम अच्छी तरह समझ लो कि मैं भी अपने मन की ही करूँगी। हालाँकि मेरे मन में क्या है, इसकी कोई भी रूपरेखा मेरे सामने न थी। मुझे नहीं मालूम कि इन 3-4 दिनों में बाहर क्या हुआ। घर बाहर की दुनिया से कटी, अपने ही कमरे में सिमटी मैं मम्मी से मोर्चा लेने के दांव सोच रही थी। पर आज दोपहर मुझे कतई अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने मम्मी को अपने बरामदे से ही चिल्लाते हुए सुना, शेखर कल तो तुम लोग छुट्टियों में अपने घर चले जाओगे। आज शाम अपने दोस्तों के साथ खाना इधर ही खाना। नहीं जानती किस जद्दोजहद से गुजर कर मम्मी इस स्थिति पर पहुंची होंगी और रात को शेखर दीपक और अभी के साथ खाने की मेज पर डटा हुआ था। मम्मी उतने ही प्रेम से खाना खिला रही थी। पापा वैसे ही खुले ढंग से मज़ाक कर रहे थे, मानो बीच में कुछ घटा ही न रहो। अगल-बगल की खिड़कियों में 2-4 सिर चिपके हुए थे। सब कुछ पहले की तरह बहुत सहज स्वाभाविक हो उठा था। केवल मैं इस सारी स्थिति से एकदम तटस्थ होकर यही सोच रही थी कि नाना पूरी तरह नाना थे, शत-प्रतिशत और इसी से मम्मी के लिए लड़ना कितना आसान हो गया होगा। पर इन मम्मी से लड़ा भी कैसे जाए, जो एक पल नाना होकर जीती हैं, तो एक पल मम्मी होकर। तो बच्चों, आज ये त्रिशंकु को कहानी यहीं पर समाप्त होती है और इस कहानी में यही दिखा रहा है कि उसकी मम्मी कभी आधुनिक हो जाती है तो कभी प्राचीन हो जाती है। हाँ, कभी मतलब अपने बच्चे की मन की बातें करती है तो कभी समाज के साथ हो जाती है। इस जद्दोजहद में जो तनु है वह बीच में फंस जाती है कि आखिर मम्मी कभी नाना हो जाती है, कभी मम्मी हो जाती है। तो स्थिति वाकई में आखिर में अंत में क्या रूप लेती है, वाकई में शेखर के साथ क्या नाम है
तनु का विवाह होता है या प्रेम प्रसंग सफल होता है, कहानी के अंत तक पता नहीं चलता है। हाँ, पर तनु की माँ जो है शेखर को खाने पे बुलाती है, खिलाती है। तो इससे जो है तनु भी थोड़ी-सी ये हो जाती है कि माँ आखिर मेरी मम्मी चाहती क्या है? तो यह त्रिशंकु की तरह ये पड़ा हुआ है, इसका प्रेम, तनु का प्रेम समझ में नहीं आता है कि कौन-सा रूप लेगी आगे चलकर, ये सफल होगा कि क्या होगा? ये मम्मी के मूड पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी तनु इसके लिए तैयार है कि जिस तरह मम्मी ने नाना से लड़कर अपने प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाया, तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ, आखिर मैं उन्हीं की लड़की हूँ। तो तनु का भी प्रेम अ, मम्मी की ही तरह होगा, ऐसा तनु सोच रही है कि अगर मम्मी ठीक से नहीं मानी तो मुझे मम्मी वाला ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, सुंदर लगी होगी। आज आज के आधुनिक युग की जो आधुनिक युग का जो लव मैरिज है, ऐसा ही है। मम्मी तो हमेशा ही माँ-बाप चाहते हैं कि हम अपने बेटे की खुशी के लिए, बेटी की खुशी के लिए वही करें जो वो चाहते हैं। पर वो समाज में भी रहते हैं, तो समाज से भी वो कट कर नहीं रह सकते। तो इसलिए कभी-कभी वो समाज के साथ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी अपने बेटी और बेटा से प्रेम नहीं करते हैं। तो सब कुछ ये मिला-जुला है, जैसे हमारे आपके घर में होता है, वैसे ये भी एक कहानी है। बिल्कुल जो समाज का जो रूप है, दर्पण है, वो सब कुछ इस कहानी में दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए बच्चों यहीं समाप्त होता है यह कहानी। फिर नेक्स्ट कहानी आपको लेकर आऊँगी अनिवार्य हिंदी से। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।